हे गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं पैसेज नंबर 5। और इसके पहले हमने 4 पैसेज पढ़े हैं। चारों के चारों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको यहाँ पे चारों के चारों दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पैसेज नंबर 5 जो है थोड़ी सी उन पैसेज से थोड़ा सा टफ मिलेगा आपको इसकी लैंग्वेज को समझने में, बिकॉज ये इसके मतलब पैसेज जो है ना एक तरीके का पोएम से लिया हुआ है, पोएम से, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कुछ लाइन है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन। बट इसमें से बहुत सारे सेंटेंस को पोएम से लिया हुआ है, तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, बिकॉज आपको पता है ना, पोएम का लाइन ही कुछ ऐसा होता है। बट ये राइमिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग हिंदी में शायरी वगैरह बोलते हैं तो उस तरीके से वैसा नहीं है, बट इसको समझने में टफ होगा, बिकॉज इसकी ग्रामर जो है वो पोएम की तरह है। समझ में आएगा, मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे जो क्या हमारा फर्स्ट लाइन है, नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ठीक है। नेहरू जी के पास क्या था भाई, एक मैनी साइडेड पर्सनालिटी था। मतलब इसका मतलब समझ में आया, देखो क्या मैनी साइडेड पर्सनालिटी अगर किसी के पास दिख रहा है तो देखो वो हर तरीके से हर चीज़ में परफेक्ट या फिर सूटेबल होता है। जैसे अभी हमें क्या करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, तो हम एक अच्छे से क्या करते हैं भाई, अच्छे से एक इंटेलिजेंट आदमी की तरह भी सोच सकते हैं। अगर हम बच्चों के साथ हैं तो बच्चों की तरह बिहेव करके उनके साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बूढ़ों के साथ हैं तो हम उनकी तरीके से बात करते हैं। बात समझ में आ गया। अगर हम किसी बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति के साथ हैं तो उसमें भी हमें पीछे नहीं छोड़ना है, हम हर एक जगह पे परफेक्ट लगते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मैनी साइडेड पर्सनालिटी। वो नेहरू जी के पास था। अब हमने देखा नहीं था, इसके अकॉर्डिंग मैं पैसेज के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट करके मत बोलना जो हेटर्स होंगे, या फिर आप लोग लाइक नहीं करते होगे तो फिर कमेंट ये सब मत करना। एग्जाम पढ़ाई से रिलेटेड आप कमेंट करना, ठीक है। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, ठीक है, और रेसिडिंग टायरानी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। यहाँ पे वो देखो, एक चीज़ मैं बता दूं पहले, जब भी हम हिंदी में किसी चीज़ की बताते हैं ना, हैबिट, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं भाई, बना देते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर हम किसी व्यक्ति की पास्ट की हैबिट के बारे में बताते हैं, जैसे नेहरू जी ये करते थे, नेहरू जी वो करते थे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, और अदर वर्ड, बट मेनली हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, सिंपल पास्ट, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक है। वो क्या इंजॉय करते थे, उनको क्या पसंद था, बुक को लिखना और लिखना और उसको पढ़ना, ठीक है। एज मच एज, इसके साथ साथ क्या करते थे भाई, ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, ठीक है। इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो है, पॉलिटिकल के साथ जो मतलब पॉलिटिक्स में जो इविल्स थे, मतलब दुष्परिणाम थे, मतलब उसमें जो कमियां थे उसके अगेंस्ट लड़ते थे। मतलब सोसाइटी में जो कमियां थी, या फिर समझ रहे हो, जो सोसाइटी की इविल्स थी। इविल्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, दुष्परिणाम, ठीक है, दुष्प्रभाव, उसके अगेंस्ट ये लड़ते थे। और रिसाइडिंग टायरनी, इसका मतलब क्या हुआ, रिसाइडिंग का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब होता है होना, ठीक है। और टायरनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अन्याय। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी लड़ते थे, ठीक है। टायरनी का मतलब लिख लेना यहाँ पे, क्या हुआ भाई, अन्याय, ठीक है, अन्याय, इसके अगेंस्ट भी वो लड़ते थे, ठीक है। अब इसका मतलब कंप्लीट क्या मैं समझा दूँ फिर से, नेहरू जी के पास मैनी साइडेड पर्सनालिटी थे। वो बुक को पढ़ने में, लिखने में, सोशल इविल्स के अगेंस्ट, पॉलिटिकल इविल्स के अगेंस्ट, और ठीक है, किसी के साथ टायरनी हो रही है मतलब अन्याय हो रही है, रिसाइडिंग का मतलब वही होता है, उसके अगेंस्ट वो क्या करते थे, लड़ते थे भाई। अब आगे क्या बोल रहा है, इन हिम मतलब उनमें, द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, मतलब उनके अंदर, हेल्ड मतलब था, ठीक है, एक वैज्ञानिक और एक इंसान परफेक्ट बैलेंस में निवास करता था, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई साइंटिस्ट आके उनके अंदर रहता था, नहीं। उनकी जो है गुण के बारे में बताया जा रहा है, उनकी बिहेव के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक साइंटिस्ट की तरह भी थे, ठीक है, और एक परफेक्ट ह्यूमन की तरह भी थे, ठीक है ना। अब आगे देखो, मतलब एक इंसान की तरह भी इंसानियत थी उनके अंदर, ये बोल रहे हैं। अभी आगे क्या है, वाइल ही केप्ट लुकिंग एट स्पेशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, ठीक है। अब ये कब उनमें दिखता था ये चीज़, वाइल ही केप्ट लुकिंग मतलब उन एट स्पेशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। अभी उनके अंदर की साइंटिस्ट कहने का मतलब कब उनके अंदर दिखता था, जब वो किसी भी
स्पेशल प्रॉब्लम पे, खास जो है समस्या पे विचार कर रहे होते थे, तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचते थे। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नॉरिश। अब देखो नॉरिश का मतलब क्या होता है मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदी नहीं बताऊंगा, मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, बिकॉज पिछले 3 पैसेजेस से मैं नॉरिश की हिंदी बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना। आज कमेंट करके आप बताना नॉरिश का हिंदी क्या होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नॉरिश द टोटल मैन, मतलब जो सारे इंसान है, मैन का मतलब आदमी नहीं, पूरी इंसान की बात की जा रही है, मानव जाति के बारे में बात की जा रही है, उनको हमें नॉरिश करना चाहिए। वो ये बात को कभी नहीं भूलते थे। तो नॉरिश का मतलब क्या होता है, कमेंट करना। एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह, ही रिफ्यूज टू बिलीव इन अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन्स अफेयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करेगा। अब ये देखो, अगर हम एग्जैक्टली हिंदी निकालेंगे तो हमें कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा इसका। जैसे ही रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, बिलीव मतलब विश्वास, तो वो विश्वास करने में इनकार करते थे। किस चीज़ भाई, बेनेवोलेंट पावर मतलब किसी पे दया करना, मेहरबानी करना, ये सब चीज़ पे वो क्या करते थे, जो कि इंसानों के साथ होता था उसमें इनकार करते थे। तो देखो ये तो कोई हिंदी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एज अ साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक के तौर पर वो किसी इंसान को मेहरबानी करना, इस ये देख, जैसे किसी का हेल्प कर दिए तो उसको मेहरबानी वो नहीं समझते थे, ठीक है। वो सोचते थे कि सभी का क्या करें, हम नॉरिश करें, मतलब बता दूं नॉरिश का मतलब लालन पोषण करें, ठीक है, सबको एक समान समझें। कहने का मतलब वो एक साइंटिस्ट की तरह ये सोचते थे कि सारे इंसान जो है एक जैसे हैं, और उन पे अगर हम नॉरिश करते हैं उनको, तो इस पर मेहरबानी ना समझे इसको हम, ठीक है। उन पे ये नहीं कहें कि हम आप पे मेहरबानी कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं क्लियर करते जाऊँगा। बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड, हिंदी लिखते जाना, प्रोक्लेम्ड का मतलब घोषणा करना, सेल्फ, और सेल्फ का मतलब खुद से, खुद से उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी। क्या की थी भाई, नॉन बिलीवियर, मतलब इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते हैं भाई। किस चीज़ में भाई, ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ इन लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। देखो वो मेहरबानी वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, और सबको क्या बोलते थे कि आप नॉरिश करो, सारे इंसान एक तरीके से, मतलब लालन पोषण करो जो आप जिसको आप कर सकते हो, ठीक है, मैं भी। और ये क्या बोल रहे हैं, वो किस चीज़ में विश्वास करते थे भाई, वो ब्यूटी ऑफ नेचर में, फेथ इन लाइफ में, जीवन की आस्था में, ठीक है। अफर्मिंग का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लेना भाई। अफर्म का मतलब होता है दृढ़, ठीक है ना। वो दृढ़ रूप से ये सब चीज़ पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। अब यहाँ पे समझना, एक सेंटेंस है, चिल्ड्रेन ही एडोर्ड, ठीक है। एडोर का मतलब क्या होता है, पसंद करना। चिल्ड्रेन ही एडोर, ये बोलोगे तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये है ना, चिल्ड्रेन ही एडोर। अगर इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से और अलग अलग तरीके से लिखें, देखो, ही एडोर्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। हमने अगर ही एडोर लिख दें उसके बाद चिल्ड्रेन लिखे, तो आप बोलोगे कि वो बच्चों को पसंद किया करते थे, ठीक है। अगर इसको हम ये लिख दें कि चिल्ड्रेन वेयर एडोर्ड बाय हिम, मतलब बच्चे उनके द्वारा पसंद किए जाते थे, तो आप इजीली हिंदी निकाल देते। बट ये जो है एक जो है ना, शॉर्ट में लिखा गया एक पोएम की तरह, चिल्ड्रेन ही एडोर्ड, ठीक है, मतलब बच्चों को वो प्रेम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अनलाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का मत नाम सुना होगा आपने, एक राइटर है, ठीक है। राइटर मतलब एक पोएट हैं, वो कविताएं लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ब्रिटिश थे। तो उनके ठीक विपरीत, अब आगे समझना एग्जैक्टली वो पूरी तरीके से उन्हीं की पोएम की ली गई है, वर्ड्सवर्थ की से लाइन जो है, ही डिड नॉट सी हिम, वो नहीं देखते थे, क्या नहीं देखते थे भाई, हिम बच्चों के अंदर वो क्या नहीं देखते थे, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी फ्रॉम द रिसेंट सोजॉर्न इन हेवन। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि जो आसमान में बादल जो हैं वो क्या है भाई, ट्रेलिंग क्लाउड से, मतलब ये जो है ट्रेलिंग क्लाउड से मतलब जो टहलते हुए बादल जो हैं, या फिर क्या बोलते हो आप अपनी हिंदी में, जो बहते हुए बादल हैं, वो क्या है, ग्लोरी फ्रॉम द रिसेंट सोजॉन इन हेवन, मतलब सोजॉन का मतलब थोड़े टाइम के लिए, ग्लोरी का मतलब खुशी, समझ में आ गया। ये बादल जो है आसमान में थोड़े टाइम के लिए हैं, वो टहलते हुए बादल। लेकिन वो, अब इस चीज़ को रिलेट किया गया है नेहरू जी से, कि जो है वो ठीक, जो विलियम वर्ड्सवर्थ सोचते थे बादल को इस तरीके से कि वो थोड़े टाइम के लिए हैं टहलते हुए बादल, और थोड़े पल की जो खुशियाँ हैं जो दिख रही है आपको, लेकिन वो बच्चों को देख के नेहरू जी इसके ठीक विपरीत ऐसा कभी नहीं सोचते थे, ठीक है। वो उनमें क्या देखते थे भाई, ही saw them as a blossom of promise and renewal, the only hope for mankind। अब वो उनमें क्या देखते थे मैं बताता हूँ आपको, पहले एक एक करके हम क्या कर लेंगे, लाइन बाई लाइन हिंदी कर लेते हैं। ब्लोजम का मतलब क्या होता है ये बताओ, खिलना, फूलों की तरह खिलना, ठीक है ना। प्रॉमिस का मतलब पता ही आपको, वादा होता है, प्रतिज्ञा होता है। रिन्यूअल का मतलब किसी चीज़ को नया करना होता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ये सेंटेंस चेंज है, लेकिन इसके पहले वाला सेंटेंस में मैं फिर से आना चाहूँगा कि जब वो ये नहीं सोचते थे कि बच्चे कुछ टाइम के लिए बादल की तरह हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो बच्चे को क्या समझते थे भाई, फ्यूचर समझते थे देश का। ठीक है, इस सेंटेंस में नहीं लिखा है, फिर भी आपको यहाँ पे खुद से समझना होगा, क्योंकि पोएम का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ को बस एक दो लाइन में लिख दिया जाता है। जब आप किसी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए सोजॉर्न नहीं समझते हो, तो जाहिर सी बात है कि देश का फ्यूचर समझ रहे हो उसको। ही सा देम, अब उनमें वो क्या दिखते थे, एज अ ब्लूजम ऑफ प्रॉमिस एंड रिन्यूअल। उसमें एक ब्लूजम मतलब फूलों का खिलना, वो खिलते हुए दिखते थे बच्चों को। ठीक है, मतलब खिलते हुए मतलब एक आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, पोएम की तरह इसको रिलेट करो कि वो खिलते हुए मतलब देश का फ्यूचर समझते थे उसको। प्रॉमिस एंड रिन्यूअल, प्रॉमिस का मतलब प्रतिज्ञा लेना, और रिन्यूअल को मतलब फिर से नया करना। ठीक है, तो वो जो नए रूप से तैयार होते थे, द ओनली होप फॉर मैनकाइंड। और ये उनकी क्या थी भाई, एक सिर्फ एक मैनकाइंड ह्यूमन के लिए आशा थी। ठीक है ना, चलो अभी जो पैसेज की तरह थी, ये सब आपका पैसेज क्लियर कब हो जाएगा, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करोगे तब। ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जैक्टली जो है ना लाइन बाई लाइन इसमें आंसर ही ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ऐसा अगर पोएम की तरह अगर मिल जाए पैसेज, तो एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं आंसर, बिकॉज वो लाइन बाई लाइन आंसर खोजते हैं कि इसका आंसर कहाँ पे है, वो क्या है। तो यहाँ पे आपको जितने क्रिएटिव स्टूडेंट होंगे वो एग्जैक्टली आंसर करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, नेहरू थॉट दैट चिल्ड्रेन, कि जो भाई नेहरू बच्चों के बारे में क्या सोचते थे कि वो क्या है, मैंने पहले ही बोला था ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहे हैं, वेयर यहाँ पे टेलिंग नहीं ट्रेलिंग होगा, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, क्या वो बादलों की तरह जो थोड़े टाइम के लिए जो टहलते हुए बादलों की तरह है, तो बिल्कुल नहीं, वो उनको तो वो कभी नहीं देखते थे। हेल्ड प्रॉमिस फॉर अ बेटर फ्यूचर, क्या वो बच्चों को एक बेटर फ्यूचर की तरफ देखते थे, जाहिर सी बात है बच्चों को एक देश का भविष्य की तरह देखते थे वो हमेशा। ठीक है ना, नेहरू का थॉट जो है चिल्ड्रन के प्रति वही था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप अगर इसका आंसर खोजने लगते ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते ना, वे आर ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी आंसर कर देते, जो लाइन बाय लाइन आंसर करते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है ना, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, नेहरू एंजॉयड, नेहरू किस चीज़ में एंजॉय करते थे, पसंद करते थे, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। सही बात है, तो आंसर यही कर देते कुछ कैंडिडेट्स बिना पूरा पढ़े। ठीक है, अब आप आगे पढ़ेंगे, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल और सोशल इविल्स के अगेंस्ट लड़ने में, तो ये भी बात सही है उनके लिए। रेसिस्टिंग टेरनी, अब देखो वहाँ पे रिसाइडिंग था और यहाँ पे रेसिस्टिंग है, तो रिसाइडिंग मतलब जो अन्याय हो रहा है, और रेसिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ पे रोकना, अन्याय को रोकने में भी वो इंजॉय करते थे, पसंद करते थे। यहाँ पे क्या, डूइंग ऑल एबव एंड मच मोर, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो यही सी बात है कि ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम में सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने की आदत डालो, ऐसा नहीं है कि जब भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक या दो पढ़ के आंसर दे दो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या बोल रहे हैं, नेहरू जी की पॉइंट ऑफ व्यू को शो करता है आपको। देखो, ह्यूमनिज्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस, अब जो मानवता है वो साइंस से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये शो करता है। या फिर आगे बोलो, साइंस इज़ सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज़ सबऑर्डिनेट टू इट, कि साइंस जो है बहुत बड़ा है और ह्यूमनिज्म जो है उससे छोटा है। अब आगे क्या बोल रहा है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, साइंस और ह्यूमनिज्म जो है, हिंदी बोलना पड़ेगा क्या, विज्ञान और मानवता जो है दोनों बराबर है। देयर इज़ नो ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमन, मतलब इनके बीच में कोई लेवल ही नहीं है, ये बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, वो साइंटिस्ट की तरह जब सोचते थे तो हमेशा बोलते थे कि सारे ह्यूमन जो है क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट की तरह, तो जाहिर सी बात है कि वो साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं, साइंस को भी उतना ही क्या करते थे, वो इंपॉर्टेंट देते थे, और ह्यूमन को भी उतना ही इंपॉर्टेंट देते थे। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन दिस पैसेज अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मेंस अफेयर मीन्स, देखो क्या बोल रहा है, अब वही बात है ना, पूरा का पूरा सेंटेंस का हिंदी पूछ लिया। क्या बोल रहा है यहाँ से, देखो, अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मेंस अफेयर, इसका मतलब मैंने जो दिया था, वो जो पूछ रहा है, इस पहले पैसेज पे आओ, ये कहाँ पे मिला था आपको। देखो, ये जो बेनेवोलेंट पावर वाला है आपका यहाँ पे मिला था ना, ही रिफ्यूज टू बिलीव इन अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन अफेयर, मतलब वो किसी चीज़ पे साइंटिस्ट की तरह सोचते थे, तो ये नहीं समझते थे कि हम किसी इंसान पे क्या कर रहे हैं भाई, मेहरबानी कर रहे हैं उसकी हेल्प करके। ये क्या समझते थे, ये जो है ये उनको नॉरिश करने का मैनकाइंड, मतलब वो उनका जो कर्म ही है, जब कर्म से रिलेटेड है तो उससे से रिलेटेड ऑप्शन खोजेंगे, अ सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड। ठीक है, अब गॉड से रिलेटेड है यहाँ पे,
ब्यूटी ऑफ नेचर, वो बोलते थे कि हेल्प करना ब्यूटी ऑफ नेचर है, तो बिल्कुल नहीं, वो ब्यूटी ऑफ नेचर से अलग से लव करते थे, सेंटेंस में जिक्र किया गया है। द स्पिरिट ऑफ साइंस, ये बोल रहा है कि साइंस की ये उत्साह थी, मतलब स्पिरिट थी, तो ये साइंस ऐसा कुछ नहीं कहता है, ठीक है। द टोटल मैन, क्या पूरी लोगों को बोला गया है कि ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि टोटल मैन को इंडिकेट कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब वो मेहरबानी नहीं करते थे उसके बावजूद क्या करते थे, वो सबको नॉरिश करते थे, मैंने बोला था लालन पोषण करते थे, तो उनमें क्या नजर आता था कि वो भगवान में मानते थे, ठीक है, आस्था था उनमें, जाहिर सी बात है, उस सेंटेंस में लिखा भी हुआ था फेथ इन लाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, अ मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स, ठीक है। अब मेनी साइड पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ ये बताओ। जो इंसान मैंने पहले ही बताया जिसमें हर एक चीज़ को क्या शो करता है, अ कम्प्लेक्स पर्सनालिटी तो बिल्कुल नहीं, सीक्रेट पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं, तो इसमें ये हुआ वेरिड हैविंग, मतलब ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, मतलब जो एक इंसान में मतलब बहुत सारी जो है खूबियाँ दिखे। मैंने पहले ही बोला था आपको पैसेज स्टार्ट करने से, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम, कि एक इंसान में एक जो मैं मतलब वो जो है ना मैनी साइडेड पर्सनालिटी कौन कहलाता है, जो एक इंसान हर जगह पे सुटेबल हो, परफेक्ट हो, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब हर जगह क्या दिखे वो परफेक्ट दिखे, ये इंटरेस्ट है, इंटरसेस्ट नहीं है, मैंने उस टाइम रॉन्ग किया था, क्या किया था प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे उम्मीद है कि पैसेज आपको समझने में थोड़ा मुश्किल तो हुआ होगा, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे टफ पैसेज लाओ, टफ पैसेज लाओ, और मुझे समझाने में भी आपको उतना ही मुश्किल हुआ, इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये पैसेज मैं इजीली समझ तो गया, बिकॉज मैंने ये जो है ना इस वाले पोएम को भी ऑलरेडी पढ़ रखा था, लेकिन पोएम पढ़ाना यहाँ पे इतना आसान नहीं था। अगर ये पोएम आपने बचपन में पढ़ा होगा कभी तो आप इस पैसेज को समझ गए होगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, समझ में आएगा, और सारी वोकेबलरीज को पहले सबसे कम पहले तो लिख लेना जितनी मैंने बताया, ठीक है। उसके बावजूद कहाँ प्रॉब्लम आया, लाइन बाई लाइन कहाँ प्रॉब्लम आया, कमेंट करके बताना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ दूंगा, आप वहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो को देख देख के, और वहाँ पे एक दो बार पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ।